दोस्तों हम इस एपिसोड में बात करेंगे डोमेन कंट्रोलर प्लेसमेंट के बारे में। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है। अभी तक मेरे जितने भी टॉपिक हैं आपको मैंने बता दिया कि डोमेन कंट्रोलर क्या होता है, एफएसएमओ रोल क्या होता है। डोमेन कंट्रोलर के अंदर सारी चीजें मैंने आपको बता दी, कंपोनेंट डीएनएस। ठीक है, अभी कुछ चीजें और भी बाकी हैं कि उनका बैकअप, रिस्टोर, फिर ऑब्जेक्ट, लिंगरिंग ऑब्जेक्ट, बहुत सारी चीजें अभी और भी बाकी हैं कि एडीएसआई एडिट को हमने देखा है, अभी समझा नहीं कि क्या कैसे हम उसमें क्या-क्या चीज़ें और भी कर सकते हैं, ठीक है? तो वो अभी सारी चीज़ें अपकमिंग वीडियोज़ में आएँगी, क्योंकि अभी थोड़ा-सा मैं बिज़ी था और जो मेरे नेक्स्ट वीडियोज़ आएँगे वो 20th मई के बाद से मैं कोशिश करूँगा कि जो है हर वीक 3 से 4 वीडियोज़ अपलोड करूँ 20th मई के बाद, क्योंकि उससे पहले मैं थोड़ा बिज़ी हूँ। तो सॉरी चाहता हूँ, क्षमा चाहता हूँ आपसे। तो दोस्तों, जो सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है डोमेन कंट्रोलर प्लेसमेंट, ठीक है? ये इसलिए इम्पोर्टेंट है कि आपको ये समझना पड़ेगा कि एक कंपनी है, उसके कई सारे ऑफिसेज़ हैं, ठीक है? कई सारे ऑफिसेज़ हैं। मान लो मैं एक यहाँ पर एग्ज़ाम्पल ले लेता हूँ। एक ये कंपनी है, ठीक है? जिसका डेटा सेंटर, ठीक है, जिसका डेटा सेंटर मान लो एक लोकेशन पे है, ठीक है, तो यहाँ पर तो हमारे डीसीज हो गए, ठीक है, डोमेन कंट्रोलर यहाँ पर हो गए। बट मान लो एक कोई ब्रांच लोकेशन है, ठीक है, ब्रांच ऑफिसेज हैं, रिमोट ऑफिसेज जिसको बोलते हैं, ब्रांच ऑफिसेज हैं बहुत सारे, ठीक है। अब यहाँ पर आपको डीसी रखना है या नहीं रखना है, या आरओडीसी रखना है या नहीं रखना है, ये हम कैसे डिसाइड करेंगे? और एफएसएमओ रोल कहाँ पे रखना है, एफएसएमओ रोल, जीसी रोल, ठीक है, इनके प्लेसमेंट के बारे में हम एक एक चीज करके बात करेंगे। जैसे आप यहाँ पर देख सकते हो, विच डोमेन कंट्रोलर, ठीक है, विच डोमेन कंट्रोलर, हम डोमेन कंट्रोलर का प्लेसमेंट कहाँ पर करेंगे, कौन सा डोमेन कंट्रोलर हम प्लेस करेंगे, आरओडीसी या डीसी, हाउ मेनी डोमेन कंट्रोलर रिक्वायर्ड, ठीक है, डोमेन कंट्रोलर हार्डवेयर रिक्वायरमेंट, ठीक है, प्लेइंग प्लानिंग फॉरेस्ट रूट डोमेन कंट्रोलर प्लेसमेंट, ठीक है, प्लानिंग रीजनल डोमेन कंट्रोलर प्लेसमेंट, प्लानिंग जीसी, जीसी फॉर ग्लोबल कैटलॉग, ठीक है, प्लानिंग ऑपरेशन मास्टर रोल प्लेसमेंट, ऑपरेशन मास्टर रोल्स हमारे हो गए एफएसएमओ, ठीक है, कैपेसिटी प्लानिंग फॉर दी, ठीक है, कैपेसिटी प्लानिंग का मतलब हो गया हमारी हार्डवेयर रिक्वायरमेंट, ठीक है, ये ऑलरेडी यहाँ पे है मेंशन, ठीक है। तो हम इन सारी चीजों को एक एक करके समझेंगे, ठीक है, कि कौन सा डोमेन कंट्रोलर कहाँ पे रिक्वायर है। देखो दोस्तों, सबसे पहले है कि आप, मैं जितने भी टॉपिक पढ़ाऊंगा आप इंटरव्यू तो क्रैक कर लोगे, बट मेरा आपका जो है इंटरव्यू क्रैक करने का मोटिव नहीं होना चाहिए। आपको ना एक अच्छा इंजीनियर बनना है, एक अच्छा नॉलेजेबल एडी के बारे में आपको बहुत अच्छी नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है। तो जस्ट सपोज हम उसको बोलते हैं आर्किटेक्ट, ठीक है, अब मैं आपको सारी चीजें बताऊंगा आर्किटेक्ट की लेवल की, ठीक है। हो सकता है आपके प्रोजेक्ट में वो चीजें यूज ना हो, बट आपको पता होना चाहिए कि आप कैसे कहां पर किन चीजों को यूज कर सकते हो, ठीक है। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि डीसी और आरओडीसी के बीच में डिफरेंस क्या होता है, ठीक है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, डीसी और आरओडीसी को समझना। तो दोस्तों, सबसे पहले हम समझते हैं कि आरओडीसी क्या होता है। आपने डोमेन कंट्रोलर, ठीक है, हमारे डोमेन कंट्रोलर हम दो टाइप के बना सकते हैं। एक बना सकते हैं रीड एंड राइट, ठीक है। अभी तक हमने जितने डोमेन कंट्रोलर देखे हैं वो रीड एंड राइट देखे हुए हैं। और दूसरा डोमेन कंट्रोलर हम रीड बना सकते हैं, जिसको हम बोलते हैं आरओडीसी। रीड का मतलब क्या होता है वो भी हम समझ लेते हैं, ठीक है। उसके लिए हम चलते हैं अपने वर्ड पे, यहां पर हम समझते हैं, ठीक है। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने बताया, पहले हम समझते हैं डोमेन कंट्रोलर का पर्पस क्या होता है। जैसा कि मैंने अभी तक बताया कि आप एक डोमेन कंट्रोलर बनाते हो, ठीक है, आप एक डोमेन कंट्रोलर बनाते हो। किस लिए डोमेन कंट्रोलर बनाते हो आप? ताकि ये डोमेन कंट्रोलर पे आप यूजर्स,
ठीक है, कंप्यूटर्स, ये सारी चीजें होती हैं, ग्रुप्स, ठीक है। ये सारी चीजें कहाँ पे होती हैं? एक्टिव डायरेक्टरी के डेटाबेस में, एडी एनटीडीएस में, ठीक है, ntds.tit, एडी का डेटाबेस ये होता है। ठीक है, अभी तक जो मैंने आपको बताया एनटीडीएस के बारे में, जिसको ना पता हो वो मेरे वीडियोस देख सकता है। अभी तक मैंने बताया कि हम डोमेन कंट्रोलर पे, ये हमारा डीसी है, डोमेन कंट्रोलर, ठीक है, उस पे हमारा एनटीडीएस का डेटाबेस होता है, एक्टिव डायरेक्टरी का डेटाबेस होता है, करेक्ट। ये मैंने अभी तक आपको बताया। और इस पे हम अगर कोई नया यूजर बनाना चाहते हैं तो वो भी हम बना सकते हैं, करेक्ट। तो कोई भी नया यूजर हम बना सकते हैं, नया ग्रुप बना सकते हैं। तो मतलब हम रीड भी कर रहे हैं और राइट भी कर रहे हैं, ठीक है, रीड भी कर रहे हैं और राइट भी कर रहे हैं, ठीक है। जब हम कोई चीज राइट कर रहे हैं तो वो कहाँ पे जा रही है? वो एनटीडीएस के डेटाबेस में जाके राइट हो जा रही है। मतलब कोई भी हम नया यूजर बना सकते हैं, यूजर 1 अभी एग्जिस्टिंग है, हम नया यूजर 2 भी बना सकते हैं, यूजर 3 भी बना सकते हैं। ये हमारा जो फंक्शनैलिटी है वो हो गई हमारे नॉर्मल डोमेन कंट्रोलर की। अब हम बात करते हैं आरओडीसी की, ठीक है। आरओडीसी दोस्तों, सबसे पहली चीज है कि आरओडीसी की हमें जरूरत क्यों पड़ी, करेक्ट। डोमेन कंट्रोलर से भी काम चला सकते हैं। सबसे पहले आपके दिमाग में ये क्वेश्चन आना चाहिए कि हमें आरओडीसी की जरूरत क्यों पड़ी। क्योंकि दोस्तों, मैंने अभी तक आपको क्या बताया कि डोमेन कंट्रोलर, जो हमारा डोमेन कंट्रोलर है, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है एक कंपनी के लिए, ठीक है। कैसे? अगर ये डोमेन कंट्रोलर हमारा हैक हो जाए, ठीक है, जस्ट सपोज किसी हैकर ने इस डोमेन कंट्रोलर को हैक कर लिया, ठीक है, तो उसके बाद वो कुछ भी करना चाहे वो कर सकता है। आपके डेटाबेस, एप्लीकेशंस, सारी की सारी अब ऑथेंटिकेशन कहां से हो रहे हैं? एडी से, ठीक है। तो ये क्या कर सकता है? आपके डेटाबेस इनके ऊपर सबको मिसयूज कर सकता है, ठीक है, मिस यूज कर सकता है। तो ये हमारा इसलिए बहुत ही ज्यादा बिजनेस क्रिटिकल हो जाता है, ठीक है, बिजनेस क्रिटिकल हो जाता है एक्टिव डायरेक्टरी, ठीक है। एक्टिव डायरेक्टरी इसीलिए हमारा बिजनेस क्रिटिकल हो जाता है, क्योंकि क्या होता है, अगर किसी ने इसको हैक कर लिया तो उसके पास सारे के सारे यूजर्स की परमिशंस हो गई, वो किसी के भी अकाउंट को हैक कर सकता है, उनकी मेल पढ़ सकता है, ठीक है, आपके एप्लीकेशन को हैक कर सकता है, डेटाबेस को भी हैक कर सकता है इजिली, क्योंकि उसके पास एक्टिव डायरेक्टरी का डेटाबेस है, ठीक है। तो इसलिए हमें क्या करना है? सबसे पहले एक्टिव डायरेक्टरी को हमें कहां पे, डोमेन कंट्रोलर कहां पे प्लेस करना है? डोमेन कंट्रोलर कहां पे प्लेस करना है? जो कि लोकेशन आपकी सिक्योर लोकेशन हो, ठीक है, सिक्योर लोकेशन हो, डोमेन कंट्रोलर को हम वहां प्लेस करेंगे, ठीक है। इसीलिए इसको हमेशा डेटा सेंटर में प्लेस किया जाता है, ठीक है। डेटा सेंटर सिक्योर जगह होती है, सभी को एक्सेस नहीं होती है, सिर्फ और सिर्फ कुछ लोगों को एक्सेस होती है, ठीक है। तो डेटा सेंटर में इसीलिए प्लेस किया जाता है ताकि वो सिक्योर जगह पे हो, ठीक है। अब आपकी, अब डेटा सेंटर तो आप हर जगह बना नहीं सकते, करेक्ट। डेटा सेंटर आप हर जगह बना नहीं सकते, क्योंकि आपके बहुत जगह ऐसे होंगे जहां पे ब्रांच ऑफिस होंगे, ठीक है। अगर आपके ब्रांच ऑफिसेस हैं, वहां का क्या होगा? अगर आपका जस्ट सपोज, ठीक है, अगर जस्ट सपोज आपका ब्रांच ऑफिस एक ये है, मान लीजिए मेरा एक ये ब्रांच ऑफिस है, इसमें कितने यूजर्स हैं? 15 यूजर्स इस ब्रांच ऑफिस में लॉग इन करते हैं। तो मेरे लिए यहाँ पर डीसी और आरओडीसी की जरूरत नहीं है, क्योंकि कितने 15 यूजर्स लॉग इन कर रहे हैं, ठीक है। मैं एक एग्जांपल से आपको समझा रहा हूँ। 15 यूजर लॉग इन कर रहे हैं, तो मेरे लिए ये आरओडीसी और डीसी की रिक्वायरमेंट नहीं है, ठीक है। अगर ये इसकी कनेक्टिविटी अच्छी नहीं है, ठीक है, यहां पर दो चीजें और आती, नेटवर्क भी आ जाता है। नेटवर्क इसलिए यहां पर रोल प्ले करता है अच्छा, क्योंकि क्या होता है, अगर नेटवर्क कनेक्टिविटी अच्छी है, ठीक है, नेटवर्क कनेक्टिविटी अगर गुड है, तो हमें इन दोनों डीसीज की जरूरत नहीं है। अगर नेटवर्क कनेक्टिविटी में कोई प्रॉब्लम है,
ठीक है, तब आप कंसीडर कर सकते हो किसको, आरओडीसी को। ठीक है, आरओडीसी की क्यों रिक्वायरमेंट है, क्योंकि ये जो हमारी ब्रांच ऑफिस है ये है अनसिक्योर। ठीक है, तो आरओडीसी कहां पे हमें जरूरत है, जो लोकेशन हमारी क्या है, अनसिक्योर। सबसे पहली चीज है ये याद रखना, आरओडीसी की हमें वहां पे जरूरत पड़ती है जहां पर लोकेशन हमारी अनसिक्योर है। ठीक है, अब अनसिक्योर से उसका मतलब क्या हुआ आरओडीसी का, वो भी हम समझ लेते हैं। जैसा कि मैंने यहां पर बताया, डीसी के अंदर हम नॉर्मल डीसी की बात करें तो उसके अंदर हम रीड एंड राइट दोनों परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, करेक्ट, मतलब हम किसी का कोई भी चीज कर सकते हैं, रीड एंड राइट। ठीक है, बट यहां पर क्या है, यहां पर ओनली, अगर हम आरओडीसी की बात करें तो हम ओनली रीड कर सकते हैं। ठीक है, रीड कर सकते हैं एक्सेप्ट रीसेट पासवर्ड। ठीक है, एक्सेप्ट रीसेट पासवर्ड। ठीक है, जो भी यहाँ का यूजर होगा उसको रीसेट पासवर्ड की एक्सेप्टेंस मिली होगी। ठीक है, ये इस लोकेशन का, अगर मान लो अगर किसी को आपको एडमिन दिया है यहाँ पर आपने उसको, ठीक है, जैसा कि मैंने अपने डेलीगेशन वीडियो में बताया, आप किसी ओयू को डेलीगेट कर सकते हो उसके अंदर यूजर्स को, कि भैया ये एडमिन उसको रीसेट कर सकता है उनका पासवर्ड। ठीक है, ये मैंने आपको ऑलरेडी अपने डेलीगेशन के वीडियो में बताया हुआ है। ठीक है, तो आप यहां पर इस एडमिन को कितने यूजर्स की परमिशन है, जैसा कि मैंने बताया इस ब्रांच ऑफिस में हमारे 15 यूजर्स हैं, 15 यूजर्स का ही ये पासवर्ड रीसेट कर सकता है। ठीक है, और इससे ज्यादा नहीं। अगर इन द केस अगर इसका भी पासवर्ड लीक हो जाता है इस एडमिन का, तो ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, इन 15 यूजर्स का ही पासवर्ड कंप्रोमाइज होगा। ठीक है, बट आपका पूरा का पूरा एडी का एनवायरमेंट बच जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये हो गई हमारी पहली अनसिक्योर वाली। दूसरी चीज क्या है, नेटवर्क। ठीक है, अगर नेटवर्क कनेक्टिविटी बहुत गुड है, ठीक है, कनेक्टिविटी अच्छी है, तो आपको आरओडीसी की जरूरत पड़ेगी भी नहीं। ठीक है, अगर आपको नेटवर्क कनेक्टिविटी में बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है, आजकल के टाइम पे नेटवर्क कनेक्टिविटी तो अच्छी मिल जाती है। ठीक है, ये प्रॉब्लम थी बहुत पहले की कि आरओडीसी बनाना पड़ता था। अगर अब आपका जो माइक्रोसॉफ्ट है, ये मैंने आपको काफी पुराना एग्जांपल बताया, अब माइक्रोसॉफ्ट बोलता है कि अगर आपकी कोई भी लोकेशन में, कोई भी ब्रांच ऑफिस में 100 यूजर्स हैं, ठीक है, तब आप आरओडीसी या डीसी पे जा सकते हो। ठीक है, 100 यूजर्स अबव है। ठीक है, अगर उसके बिलो है अगर उसके बिलो हैं, तब आपको आरओडीसी के बारे में नहीं सोचना है। ठीक है, आरओडीसी और डीसी के बारे में नहीं सोचना है। अब दोस्तों एक चीज और मैं आपको बता देता हूं। ठीक है, अब आप क्या कर सकते हो, अब बहुत सारे लोगों के दिमाग में ये भी क्वेश्चन आ रहा होगा कि अब हम क्या करेंगे। जैसा कि मैंने अपने साइड एंड सर्विसेज वाले वीडियो में भी आपको बताया था, एक चीज क्या बताया था वो मैं एक बार आपको फिर से रिकॉल करा देता हूँ। ये आपका डेटा सेंटर है। ठीक है, ये आपका डेटा सेंटर है, ये इस साइड का नाम है आपका दिल्ली। ठीक है, ये आपके डीसीज रखे हुए हैं यहाँ पर। ठीक है, ये आपकी ब्रांच ऑफिस है, इसका नाम है नोएडा। ठीक है, नोएडा मान लेते हैं हम। हमारे यहाँ पर हमारे 20 यूजर्स हैं। ठीक है, जो लॉगिन करते हैं, हमारी कनेक्टिविटी अच्छी है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर साइड एंड सर्विसेज में मैं आपको बता चुका हूँ, साइड एंड सर्विसेज में, ठीक है, एक साइट बनानी पड़ेगी जिसका नाम होगा नोएडा। ठीक है, उस नोएडा की साइट का सबनेट होगा कुछ। ठीक है, उसको भी हमें यहाँ पे लिंक करना पड़ेगा, और इस नोएडा की साइट को हमें किसके साथ में लिंक करना पड़ेगा, दिल्ली की साइट के साथ में। ठीक है, तो ये चीज हमें बनानी पड़ेगी। इसका मतलब ये हो गया, ठीक है, इसका मतलब ये हो गया कि एडी को, डोमेन कंट्रोलर को पता है कि भैया इस सबनेट से कोई भी रिक्वेस्ट आएगी तो किस साइट के पास जाएगी, दिल्ली साइट के पास जाएगी। बस हमें यह बताना होता है कि फिजिकल कनेक्टिविटी कैसी है। ठीक है, अब जस्ट सपोज मान लीजिए कि यहां पर एक एग्जांपल और मैं आपको समझा देता हूं कि यहां पर मान लीजिए एक हमारा हापुड़ हो गया।
ठीक है, हापुड़ हो गया। हापुड़ क्या है? दिल्ली नोएडा के आगे है। ठीक है, अब ये नोएडा से कनेक्ट है और नोएडा किससे कनेक्ट है? ये यहाँ पर। तो आपको नोएडा से एक साइड लिंक बनाना होगा, किसके लिए? हापुड़ के लिए। पहले सेम चीज वही यहाँ पे भी करेंगे, हम हापुड़ की साइट क्रिएट करेंगे। ठीक है, ये साइट क्रिएट करेंगे यूजिंग सबनेट और फिर उसको लिंक कर देंगे। ठीक है, तो ये हो गया। अब हम वापस फिर से आते हैं अपने टॉपिक पे, आरओडीसी वाले पे। ठीक है, ये एक बार आप समझ लेंगे तो बहुत इंपॉर्टेंट होगा। तो आपको आरओडीसी की रिक्वायरमेंट कहाँ है? जब हमारा अनसिक्योर हो। ठीक है, अनसिक्योर हो, हमारी ब्रांच ऑफिस अनसिक्योर हो। पहली कंडीशन हमारी क्या है कि नेटवर्क कनेक्टिविटी क्या है? अगर मैं नेटवर्क कनेक्टिविटी अगर आपकी अच्छी है, ठीक है, अच्छी है, तो उसके बाद पहली कंडीशन आपको नेटवर्क कनेक्टिविटी देखनी है। अगर आपकी नेटवर्क कनेक्टिविटी खराब है, यहाँ पे मैं ऐसे लिख दे रहा हूँ, अच्छी का मतलब, गुड का मतलब ये है, ठीक है, बैड का मतलब ये है। ठीक है, नेटवर्क कनेक्टिविटी अच्छी है तो फिर उसके बाद आपको क्या देखना है? कितने यूजर्स हैं। ठीक है, यूजर्स जैसा कि मैंने बताया, अगर आपके 100 से बिलो यूजर्स हैं, ठीक है, तो आपको आरओडीसी और इनकी रिक्वायरमेंट नहीं है। आरओडीसी और डीसी की रिक्वायरमेंट नहीं है। नो रिक्वायरमेंट। ठीक है, अगर नेटवर्क कनेक्टिविटी बैड है, बैड है, ठीक है, बैड है, और यूजर्स भी आपके 100 प्लस हैं, ठीक है, तो आपको आरओ, और दूसरा क्या है, ये जो आपकी लोकेशन है, ब्रांच ऑफिस है, वो अनसिक्योर है, तो आपको क्या चाहिए? आरओ डीसी। ठीक है, अगर आपकी वो ब्रांच ऑफिस सिक्योर है तो आप डीसी बनाइए वहां पर। ठीक है, तो ये चीज आपको क्लियर हो गई। और आरओडीसी और डीसी में कोई भी डिफरेंस नहीं होता है, सिर्फ और सिर्फ कौन, वो रीड कॉपी होती है एनटीडीएस की, वो रीड एंड राइट कॉपी होती है, बस एक ही डिफरेंस होता है। ठीक है, और सारी चीजें वही काम होती हैं, एक्सेप्ट आरओडीसी एक काम और कर सकता है, पासवर्ड रीसेट कर सकता है। ठीक है, पासवर्ड रीसेट कर सकता है। तो आप मेक श्योर कि आपको पासवर्ड वाला जैसे ही आया, तो मैंने आपको बताया था डेलीगेशन। ठीक है, मेरा जो वीडियो फर्स्ट टाइम जो लोग देख रहे हैं वो डेलीगेशन जरूर पढ़े, तब उनको समझ में आएगा कि डेलीगेशन क्या होता है। तो डेलीगेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आपको सिक्योर करना है एक्टिव डायरेक्टरी को। ये याद रखना, आपका मोटिव क्या है? एक्टिव डायरेक्टरी को हमें सिक्योर करना। ठीक है, तो अगर आपके कोई भी क्वेश्चन हो कि और भी हम कैसे एक्टिव डायरेक्टरी, जैसे मैंने जीपीओ में आपको काफी कुछ बताया है एक्टिव डायरेक्टरी को, डोमेन कंट्रोलर को सिक्योर करना, और मैंने आपको ये भी बोला था आने वाले समय में मैं और भी वीडियोस बताऊंगा कि आपको कैसे सिक्योर कर सकते हो, क्योंकि क्या है, एक टॉपिक को मैं लंबा खींचूंगा ना तो आप बोर होने लगोगे। इसलिए मैं थोड़ा सा ये कर रहा हूँ कि अपने हिसाब से पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, कोई भी टॉपिक मिस नहीं होगा, मुझे पता है कि कहाँ पर कौन सा टॉपिक देना चाहिए। ठीक है, मैं आपको फिर से एक बार फिर से बताऊंगा कि डोमेन कंट्रोलर जब हम प्रमोट करते हैं, एक्चुअल हमें उस समय क्या क्या चीजें और भी जरूरत है, चेकलिस्ट कैसे बनाते हैं, चेकलिस्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट। ठीक है, हम एक प्रॉपर वे में करेंगे सारा काम। प्रॉपर वे में मतलब कि अगर आप किसी चीज को प्रमोट करने जा रहे हो तो आपके पास चेकलिस्ट क्या है? चेकलिस्ट का मतलब है कि क्या क्या रिक्वायरमेंट है, हार्डवेयर की रिक्वायरमेंट, ठीक है, कौन से टूल्स होने चाहिए, कौन सा टूल्स कितना मेमोरी लेता है, फिर ठीक है, फिर डीएनएस डेलीगेशंस कैसे करते हैं उसके ऊपर, एक बड़े ऑर्गेनाइजेशन, एक बड़े लेवल पे। ठीक है, फॉरेस्ट, इस वाले वीडियो में मैं ऐसे आपको बताऊंगा फॉरेस्ट का प्लेसमेंट क्या होता है। ठीक है, तो आपको आरओडीसी और डीसी के बीच में डिफरेंस समझ में आ गया। अब अब आप इजीली इसको प्लेस कर सकते हो, आरओडीसी को कहीं पे भी, या डीसी को, आपको पता चल गया कि कौन सी चीज हमें जरूरत है। ठीक है, हाउ मेनी डोमेन कंट्रोलर रिक्वायर्ड? ठीक है, ये बहुत ही टफ क्वेश्चंस है कि कितने डोमेन कंट्रोलर तुम्हें जरूरत पड़ेंगे। तो सबसे पहले दोस्तों आपको ये सोचना है कि कंपनी की रिक्वायरमेंट क्या है। ठीक है, एक जिस कंपनी में आप काम कर रहे हो उसकी रिक्वायरमेंट क्या है, उसका इंफ्रा आपको समझना पड़ेगा, वो कंपनी का बिजनेस क्या है, मॉडल ऑफ बिजनेस क्या है। ठीक है,
तो वो सारी चीजें आपको समझनी पड़ेंगी, ठीक है। जस्ट सपोज मान लीजिए एक कंपनी मैंने ली, ठीक है। ये कंपनी है हमारी, इसका कोई आईटी की कंपनी मान लेते हैं हम, आईटी की कंपनी है। अब ये इसका जो ब्रांच, जो हेड ऑफिस है, पहला हेड ऑफिस है वो दिल्ली में है, ठीक है, दिल्ली में है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, बहुत सारे लोग क्या करते हैं, एक डीसी बना के बैठ जाते हैं, ठीक है। ये याद रखना कि आपको सिंगल डीसी नहीं, एक उसके साथ में एक डीसी और बनाना है, ठीक है। एक डीसी और बनाना है ताकि हमारा रिडंडेंसी मोड हमेशा रहे, ठीक है। दो डीसी आपके पास होने ही चाहिए, n+1, ठीक है। अगर आप एक डीसी बनाने जा रहे हो तो +1 हमेशा होना चाहिए, ठीक है। ये माइक्रोसॉफ्ट रिकमेंडेड है, n+1, ठीक है। तो सबसे पहली रिक्वायरमेंट क्या है दोस्तों, कि आपके पास, मान लो ये आईटी कंपनी है, मैं इसमें काम कर रहा हूं, मैंने यहाँ पर इसका बना दिया दिल्ली.com, ठीक है। दिल्ली.com डोमेन बना दी, मैंने प्रमोट कर दिया। अब इस कंपनी का ब्रांच ऑफिस इन्होंने क्या किया, नोएडा में ब्रांच ऑफिस ओपन किया, ठीक है। नोएडा में ब्रांच ऑफिस ओपन किया और इस ब्रांच ऑफिस में डिपेंड ऑन दी यूजर्स, 15 यूजर्स हैं, कनेक्टिविटी कैसी है, ठीक है, उस हिसाब से। अगर मान लो यहाँ पे 100 यूजर्स हो गए, ठीक है, धीमे धीमे यूजर्स हायर हुए इधर, यहाँ पे तो यूजर्स थे ही, जितने भी थे, यहाँ पे मान लो 200 यूजर्स थे दिल्ली लोकेशन में, सारे इन्हीं दोनों डीसी पे लॉग इन कर रहे थे, ठीक है। 100+ यूजर्स हुए। अब मुझे लगा कि हाँ, यहाँ पर एक हम डोमेन कंट्रोलर बना सकते हैं और यहाँ पर ये जो है हमारा ब्रांच ऑफिस सिक्योर है, तो मैंने यहाँ पर डीसी बना दिया, RODC नहीं बनाया, डीसी बना दिया 03, ठीक है, DC 03 बना दिया। अब ये नियर में लोकेशन है, ठीक है, तो मुझे कुछ नहीं करना है, नियर लोकेशन है, तो मैं इस डोमेन का नाम भी delhi.com भी रख सकता हूँ, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब मान लो कि क्या होता है कि ये यहाँ पर मुंबई में इनका एक ऑफिस खुला, ठीक है, मुंबई में भी इनका एक ऑफिस खुला। अब ये ऑफिस में जो रिक्वायरमेंट थी वो सेम थी, ठीक है, रिक्वायरमेंट यही थी, 100+ यूजर्स यहाँ पे भी हैं, तो मैं यहाँ पर डीसी बनाऊंगा और ये भी लोकेशन में जो है हमारी सिक्योर है, या फिर RODC बना सकता हूँ अगर ये अनसिक्योर है, ठीक है। और ये हमारी किस डोमेन पे बनेगी, दिल्ली.com पे। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा दिल्ली.com, दिल्ली.com, हम चाइल्ड डोमेन कहाँ पे यूज करेंगे, ठीक है, ये चीज भी आपको समझना जरूरी है। क्योंकि क्या है, ये कंपनी का बिजनेस, इसमें जो यूजर्स हैं सारे, इनका जो पर्पस है, ठीक है, वो एक ही है, चाइल्ड डोमेन बनाने का कोई मतलब नहीं है यहाँ पर, ठीक है। अगर थोड़ा सा स्ट्रक्चर चेंज होता है, स्ट्रक्चर इन द सेंस थोड़ा सा मोड चेंज होता है, ठीक है, एक आईटी कंपनी का मोड वही है, जैसे मैं अगर एक कंपनी में काम कर रहा हूँ, बड़ी एमएनसी कंपनी है, ठीक है, उसमें क्या है, उनका बिजनेस एक ही है, हर जगह एक ही बिजनेस है, ठीक है। तो अ, हो सकता है वो एक ही डोमेन यूज कर रहे हो, ठीक है। अब अगर उस कंपनी को ये भी चाहिए कि भैया ये वाला जो डोमेन है वो मैनेज कर रहा है दिल्ली की टीम, ठीक है, दिल्ली की टीम। अब यहाँ पर एक दूसरी टीम है, उसके मान लीजिए कोलकाता में इन्होंने एक ऑफिस खोला, ठीक है, कोलकाता में ये चाहते हैं एक दूसरी टीम भी मैनेज करे, तो यहाँ पर वो क्या कर सकते हैं, इसका चाइल्ड डोमेन भी बना सकते हैं, ठीक है, कोलकाता डॉट, ठीक है, कोलकाता डॉट दिल्ली.com, ऐसे करके एक चाइल्ड डोमेन भी बना सकते हैं, इसको लोग मैनेज करेंगे, ठीक है। तो ये आपको पहले रिक्वायरमेंट समझनी पड़ेगी कि रिक्वायरमेंट क्या है, ठीक है, कैसे हम चाइल्ड डोमेन को इंट्रोड्यूस करें, ठीक है। चाइल्ड डोमेन का मतलब हो गया कि आपने एडमिनिस्ट्रेशन को अलग कर दिया, ठीक है भाई, एडमिनिस्ट्रेशन को अलग कर दिया, ऑथेंटिकेशन को अलग कर दिया, कि हाँ अब ये हम दिल्ली.com पे हम लोड नहीं डालना चाहते, अब हम चाहते हैं कि जो भी दिल्ली डोमेन के ऊपर हम लोड नहीं डालना चाहते, हम चाहते हैं कि भैया एक नई डोमेन बने, सारा ऑथेंटिकेशन वहीं से हो, लोग दूसरे मैनेज करें उस डोमेन को, ठीक है। तो ये चीजें, ये सोच के आप एक नई चाइल्ड डोमेन को इंट्रोड्यूस कर सकते हो, ठीक है। अब आ जाते हैं फिर से हम अपनी पीपीटी पे।
तो दोस्तों यहाँ पर तीसरा क्वेश्चन है हमारा हार्डवेयर। ठीक है, हार्डवेयर रिक्वायरमेंट। हार्डवेयर रिक्वायरमेंट भी बहुत जरूरी है। ठीक है, हार्डवेयर रिक्वायरमेंट के लिए मैं अपनी इस स्क्रीन पे आ जाता हूँ। ठीक है, तो दोस्तों हार्डवेयर रिक्वायरमेंट को हमें समझने के लिए क्या है, सबसे पहले आपको पता ही होगा कि पहले 32 बिट यूज होता था, अब 64 आर्किटेक्चर यूज होने लगा है। तो ठीक है, सबसे पहली रिक्वायरमेंट ये रिक्वायरमेंट है हमारी किसकी, ओएस की, विंडोज ओएस की रिक्वायरमेंट है कि 2008 के बाद सारे के सारे ओएस जो ऑपरेटिंग सिस्टम है हमारा वो 64 बेस्ड होना चाहिए। ठीक है, ये सबसे पहली रिक्वायरमेंट हो गई। दूसरी रिक्वायरमेंट क्या है दोस्तों, दूसरी रिक्वायरमेंट है हमारी रैम। ठीक है, हम यहाँ पर समझेंगे रैम, नेटवर्क, सीपीयू, ठीक है, और हार्ड ड्राइव के बारे में। एचडीडी लिख देता हूँ मैं। ठीक है, हार्ड ड्राइव। तो यहाँ पर आप देख सकते हो 2008 ऑपरेटिंग सिस्टम हमारा कितना यूज करता है, 2 जीबी रैम यूज करता है। ठीक है, ये हमारा हो गया LSASS इंटरनल टास्क। ठीक है, ये ओएस का टास्क होता है, ये कितनी 200 MB यूज करता है। ठीक है, मॉनिटरिंग एजेंट अगर कोई पड़ा होगा वो 100 MB यूज करता है, एंटीवायरस 100 MB यूज करता है। ठीक है, ग्लोबल कैटलॉग हमारा 8.5 GB यूज करता है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है किसके लिए, एडी के लिए। ठीक है, बैकअप के लिए हम 1 GB, टोटल हमारा हो गया 12 GB। ठीक है, अगर आप नए, ये मैंने 2008 के हिसाब से बताया, अगर आप ऑपरेटिंग सिस्टम इसके ऊपर यूज कर रहे हो, ठीक है, तो हो सकता है उसका 3 GB हो, ठीक है, या 4 GB हो। तो रिकमेंडेड कितनी है, 16 GB आपकी रैम होने ही चाहिए एक डोमेन कंट्रोलर के ऊपर। ठीक है, ये रिकमेंडेड कौन कर रहा है, माइक्रोसॉफ्ट। ये एमएस रिकमेंडेड कर रहा है। ठीक है, मैं इसका जो भी लिंक है इस आर्टिकल का वो भी मैं डिस्क्रिप्शन बार में डाल दूंगा, आप ताकि एक बार आप भी पढ़ सको उसको और समझ सको। ठीक है, वैसे मैं अपने जो जिस एनवायरनमेंट में मैं काम कर रहा हूँ वहां पर हम 16 GB ही रैम यूज करते हैं 2016 के साथ में। हम अभी विंडोज कौन सा यूज कर रहे हैं, 2016 यूज कर रहे हैं विद 16 GB रैम। ठीक है, जनरली क्या होते हैं दोस्तों, जो जिस एनवायरनमेंट में काम कर रहा हूँ, इससे पहले भी जो एनवायरनमेंट में मैंने काम किया है, वो काफी बड़े बड़े एनवायरनमेंट है। ठीक है, उन एनवायरनमेंट के बारे में आपको थोड़ा सा मैं एक नजरिया अपना शेयर कर देता हूँ। ठीक है, हमारे क्या है यहाँ पे, क्या है जहाँ पे मैं काम कर रहा हूँ वहां पे क्या होता है, दो एनवायरनमेंट होते हैं हमारा। एक बोलते हैं हम यूएटी, ठीक है, इसको आईएनटी भी बोलते हैं बहुत सारे लोग। ठीक है, टेस्टिंग भी बोलते हैं इसको बहुत सारे लोग। ठीक है, दूसरा है प्रॉड। ठीक है, अब यहाँ पे भी हमारा क्या है, एडी इन्वायरमेंट है, और यहाँ पे भी हमारा एडी इन्वायरमेंट है। ठीक है, यहाँ पर भी एडी इन्वायरमेंट है, यहाँ पर भी एडी इन्वायरमेंट है, यहाँ पे भी सर्वर्स हैं। ठीक है, एप्लीकेशन सर्वर्स हैं। ठीक है, यहाँ पे भी पूरा है, जैसा यहाँ पे ये बड़ा इन्वायरमेंट होता है। ठीक है, यहाँ पे बहुत सारे सर्वर्स हैं, बहुत सारे एप्लीकेशन है, क्योंकि ये प्रोडक्शन है। बट ये टेस्टिंग एनवायरनमेंट है, तो यहाँ पर भी एप्लीकेशन है, क्योंकि एप्लीकेशन टीम भी टेस्टिंग करती है और एडी टीम भी टेस्टिंग करती है। हमें अगर कोई भी जीपीओ बनाना होता है, जस्ट सपोज एक एग्जांपल ले रहे हैं, जीपीओ या ओएस अपग्रेड या कोई भी एक्टिविटी करनी होती है, तो हम पहले कहाँ परफॉर्म करते हैं, टेस्ट इन्वायरमेंट में। ठीक है, जो इसका रिजल्ट आता है, इसका रिजल्ट अगर हमारे हिसाब से अच्छा आया, गुड आया, नो इम्पैक्ट आया, देन हम उसी चीज को परफॉर्म करते हैं प्रोडक्शन में। ठीक है, तो ये बड़ी ऑर्गेनाइजेशन ये यूज करती हैं। ठीक है, छोटी ऑर्गेनाइजेशंस में क्या होता है कि डायरेक्ट प्रोडक्शन में हम काम करते हैं। तो मैं आपको रिकमेंडेड करना चाहूंगा कि आप अपनी लैब बना सकते हो। ठीक है, गूगल पे बना सकते हो, गूगल क्लाउड पे बना सकते हो, गूगल क्लाउड या माइक्रोसॉफ्ट क्लाउड एज्योर पे बना सकते हो, ये दोनों ही फ्री हैं। ठीक है, गूगल क्लाउड हमारा 90 डेज के लिए फ्री है। ठीक है, ये हमारा 30 डेज के लिए फ्री है। तो इन पे आप अपनी लैब बना के टेस्टिंग कर सकते हो, या आपके पास अगर फिजिकल लैब अवेलेबल है, ठीक है, आप अपने लैपटॉप के ऊपर हाइपर भी इंस्टॉल करके उस पे भी कर सकते हो। ठीक है, बिफोर आप आर एन डी करो,
ठीक है, टेस्टिंग करो, देन उसके बाद ही प्रोडक्शन में कुछ भी डिप्लॉय करो। ठीक है, मेरा ये रिकमेंडेशन है, क्योंकि मैं भी इससे पहले छोटी छोटी कंपनियों में जॉब किया है मैंने। ठीक है, तो मैं वहां पे क्या करता था, उन कंपनियों के उन छोटी छोटी कंपनियों से बोलता था कि भैया मुझे एक दो सर्वर चाहिए, तो मैं वहां पर अपना एक टेस्ट इन्वायरमेंट बना लेता था। जो भी मुझे जीपीयू डिप्लॉय करना होता था प्रोडक्शन में, वो मैं तब करता था। उससे मुझे ये बेनिफिट मिलता था कि पहले लर्निंग अच्छी हो जाती थी। ठीक है, लर्निंग आप यहाँ पर लर्निंग कर सकते हो, टेस्ट इन्वायरमेंट होगा, आप और भी कुछ नया कर सकते हो। ठीक है, अपग्रेड कर सकते हो, जो भी मना है आपका कर सकते हो। ठीक है, तो ये मैं आपसे बस इतना कहना चाहता हूँ कि आप जितना प्रैक्टिस करोगे उतना कॉन्फिडेंस इंप्रूव होगा। ठीक है, तो आप उतनी अच्छी आपकी लर्निंग हो जाएगी। ठीक है, तो ये हो गया हमारा रैम के बारे में, मैंने आपको बता दिया। अब यहाँ पर रैम के बाद हमारे और भी आते हैं, सीपीयू, हार्ड ड्राइव। ठीक है, उसको भी समझ लेते हैं दोस्तों। सीपीयू और हार्ड ड्राइव, ठीक है, सबसे पहले हम एचडीडी को समझते हैं। ठीक है, हार्ड ड्राइव को हम समझते हैं। तो दोस्तों हार्ड ड्राइव हमें कितनी चाहिए? दोस्तों यहाँ हार्ड ड्राइव का मतलब ये है कि हमारा एक्टिव डायरेक्टरी के सर्वर पे, दैट मीन्स डोमेन कंट्रोलर पे, एनटीडीएस फाइल के लिए कितना स्पेस होना चाहिए। ठीक है, ओएस के लिए स्पेस जो होगा, मान लीजिए आप 2012 यूज कर रहे हो। ठीक है, विंडोज 2012 यूज कर रहे हो, या विंडोज 2016 यूज कर रहे हो। ठीक है, या 19 यूज कर रहे हो, तो आप ओएस के अकॉर्डिंग जो आप हार्ड ड्राइव देते हो वो तो दोगे ही। ठीक है, वो हमारी कौन सी हार्ड ड्राइव होगी? सी ड्राइव। ठीक है, वो हमारी सी ड्राइव होगी। माइक्रोसॉफ्ट रिकमेंडेड करता है जो ओएस की ड्राइव होती है, आप उसके ऊपर एनटीडीएस फाइल को मत रखें, आप दूसरी किसी ड्राइव को के ऊपर रखें। दैट मीन्स डी ड्राइव भी हो सकती है, ई ड्राइव भी हो सकती है, जो भी नाम दे दो, आप इन ड्राइव्स के ऊपर एनटीडीएस को रखें। ठीक है, एनटीडीएस को, एनटीडीएस फाइल को इन ड्राइव के ऊपर प्लेस करें। ठीक है, उससे क्या फायदा होता है कि मान लो आपका ओएस फाइल अगर करप्ट होती है तो आपकी सी ड्राइव जाएगी, आप इसको रिकवर कर सकते हो इजिली। ठीक है, तो ये एक रिकमेंडेशन है, आप इसको फॉलो करिए हमेशा, कि आपको सी ड्राइव के ऊपर नहीं रखना है एंटी डीएस में डी और ई कोई भी फाइल हो। ठीक है, ये फिजिकल वाले पे हो गई या वर्चुअल वाले पे। ठीक है, एजोर पे क्या होता है दोस्तों? एजोर पे दो चीजें होती है, सी ड्राइव और एक टेम्परेरी ड्राइव होती है। ठीक है, ये टेम्परेरी ड्राइव पे भी नहीं रखना है आपको, सी ड्राइव पे भी नहीं रखना है, एक नई ड्राइव बना के उसके ऊपर रखना है। जब मैं आपको एजोर बताऊंगा तब भी मैं आपको ये बताऊंगा। अभी मैं एक नया डोमेन कंट्रोलर, आफ्टर सब कुछ होने के बाद एक फ्रेश डोमेन कंट्रोलर बनाएंगे, जैसे कि मैं चेकलिस्ट के बारे में बोला था आपको, ये सारी चीजें मैं चेकलिस्ट में डालूंगा भैया, ये सारी चीजें डालने के बाद वो चेकलिस्ट हम बनाएंगे साथ में मिलके। फिर उसके बाद डोमेन कंट्रोलर प्रमोट करेंगे उस चेकलिस्ट के बिहाफ पे, और हर एक चीज को हम कंसीडर करेंगे। ठीक है, चेकलिस्ट इसलिए जरूरी होती है कि आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन में कोई भी डोमेन कंट्रोलर में कोई भी समस्या ना आए फ्यूचर में, ताकि वो सारे के सारे पॉइंट्स कवर हों और उस डोमेन कंट्रोलर को सक्सेसफुली प्रमोट डोमेन कंट्रोलर माना जाए अगर वो चेकलिस्ट को फॉलो करो। ठीक है, तो यहां पर स्टोरेज डेटाबेस साइज क्या होता है? 30 सॉरी 40 केबी से 60 केबी फॉर ईच यूजर्स। ठीक है, अब आपके पास जितने भी यूजर्स हों, ठीक है, मान लो आपके पास थाउजेंड्स यूजर है, तो आप 60 केबी से मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा इसका साइज निकालने का। ठीक है, रैम का मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, नेटवर्क हमारा कितना होना चाहिए? 1 जीबी होने चाहिए, 1 जीबी से ऊपर होना चाहिए। ठीक है, नेटवर्क हमारा इसलिए यहाँ पर इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर देता है, क्योंकि नेटवर्क के थ्रू रिप्लिकेशन और ऑथेंटिकेशन, ये सारी चीजें किसके थ्रू होती है? हमारी नेट
नेटवर्क के थ्रू होती हैं। तो इसलिए नेटवर्क भी यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ठीक है, सीपीयू हमारा कितना होना चाहिए? सीपीयू हमारा 100 concurrent यूजर्स फॉर ईच वन कोर। ठीक है, तो 1000 यूजर्स के लिए हमारा वन कोर होना चाहिए। ठीक है, अगर मोटा मोटा मान लें तो यहाँ पर हमारे कितने हैं यूजर्स, उनके ऊपर डिपेंड करता है। मान लो 4000 यूजर्स है, हमारा 4 कोर सीपीयू होना चाहिए। ठीक है, आप इससे ऊपर भी यूज कर सकते हो, मिनिमम है ये। ठीक है, तो बाय डिफॉल्ट अगर हम इवेलुएट करें कि न्यू फेज में, तो हमारा एनटीडीएस साइज कितना होता है? 35 जीबी के अराउंड होता है। ठीक है, 35 जीबी स्पेस ले लेता है। डिफ्रेगमेंटेशन स्पेस इतना होता है, और टोटल स्टोरेज नीडेड मतलब 73 जीबी से ऊपर आपको डी ड्राइव, जिसमें एनटीडीएस रखना चाह रहे हो, मान लो इसमें अगर आप एक्टिव डायरेक्टरी के डेटाबेस को रखना चाह रहे हो, तो आपको 73 जीबी स्पेस होना चाहिए। ठीक है, अब बात करते हैं ये जो स्पेस है, ये आपका अगर हार्ड ड्राइव है वो एसएसडी है तो बेटर है। ठीक है, एसएसडी, एचडीडी। ठीक है, तो ये इस टाइप की ड्राइव्स होती हैं हमारी, तो जनरली आप इसको यूज करिए अभी। ठीक है, तो लेटेस्ट टाइम पे यही यूज हो रहा है। ठीक है, तो ये है हमारी हार्डवेयर रिक्वायरमेंट। ठीक है, अगर मैं इसको हार्डवेयर रिक्वायरमेंट को एक फेज में लिखूं, ठीक है, एक सिंपल सा, ठीक है, अगर मैं इसको हार्डवेयर रिक्वायरमेंट को एक ही यहाँ पे लिख देता हूँ। सीपीयू कितना होना चाहिए हमारा? सीपीयू हमारा दोस्तों होना चाहिए, सीपीयू हमारा होना चाहिए मिनिमम से मिनिमम 4 कोर का सीपीयू होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद रैम हमारी कितनी होनी चाहिए? 16 जीबी। नेटवर्क हमारा 1 Gbps की स्पीड होनी चाहिए। ठीक है, रैम हो गई, सीपीयू हो गया, और हमारा हार्ड ड्राइव, एचडीडी, जो भी हम डी ड्राइव, अगर हम एनटीडीएस के लिए बात करें, अगर डी ड्राइव हम यूज कर रहे हैं, तो इसका कम से कम 120 जीबी होनी चाहिए फ्री। ठीक है, तो ये है हमारी रिक्वायरमेंट हार्डवेयर के लिए। ठीक है, फॉर एक्टिव डायरेक्टरी। ठीक है, ये हमारी है किसके लिए? एक्टिव डायरेक्टरी प्रोडक्शन के लिए। ठीक है, प्रोडक्शन के लिए ये है। टेस्टिंग के लिए अगर मान लो आप एक नॉर्मल अपने अपने टेस्टिंग पर्पस के लिए कोई सर्वर बनाना चाहते हो, ठीक है, तो आप उसमें इसको आराम से कम कर सकते हो, 2 कोर यहाँ पे यूज कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पर 8 जीबी यूज कर सकते हो। ठीक है, ये प्रोडक्शन के लिए मैंने बताया है, तो आप उसके लिए इतनी टेंशन नहीं है। टेस्टिंग के लिए आप नॉर्मली यूज कर सकते हो। ठीक है, फिर से हम अपने टॉपिक पे आ जाते हैं। तो फॉरेस्ट का प्लेसमेंट मैंने आपको बता ही दिया, रीजनल का भी बता दिया, जीसी का लिए, जीसी के लिए मैंने ग्लोबल कैटलॉग के वीडियो में आपको बताया था कि एवरी डोमेन कंट्रोलर के ऊपर आप जीसी डालो। कोई भी हो हमारा डोमेन कंट्रोलर, उसके ऊपर जीसी होना चाहिए। ठीक है, अगर आपके के सारे डोमेन कंट्रोलर के ऊपर जीसी है, तो आपके इन्वायरमेंट में एफएसएमओ में इंफ्रास्ट्रक्चर मास्टर का कोई काम ही नहीं बचेगा। और वही आपको करना है कि इंफ्रास्ट्रक्चर मास्टर के ऊपर से डिपेंडेंसी खत्म कर देनी है। ठीक है, आप सारे के सारे डोमेन कंट्रोलर, जितने भी डोमेन कंट्रोलर है, ये माइक्रोसॉफ्ट का भी रिकमेंडेशन है, जितने भी डोमेन कंट्रोलर है, मान लो यहाँ पे हमारे पास 20 डोमेन कंट्रोलर है, तो 20 के ऊपर जीसी इनेबल होना चाहिए, जीसी इनेबल होना चाहिए, जीसी इनेबल होना चाहिए। ठीक है, अगर सभी के ऊपर जीसी इनेबल है, तो आप इंफ्रास्ट्रक्चर मास्टर को आप यूज नहीं कर रहे हो। ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर मास्टर के ऊपर से डिपेंडेंसी आपकी कम हो गई। ठीक है, उसका कोई काम ही नहीं बचेगा अगर आप जीसी यूज कर रहे हो। ठीक है, तो आपको क्या करना है? जीसी सभी डोमेन कंट्रोलर के ऊपर प्लेस करना है। ठीक है, प्लानिंग एफएसएमओ रोल मास्टर प्लेसमेंट। ठीक है, एफएसएमओ रोल में सबसे इंपॉर्टेंट हमारा रोल आता है पीडीसी और आरआईडी। ठीक है, अब मैं आपको पीडीसी और आरआईडी के बारे में भी बता देता हूं। ठीक है, सबसे पहले हम इसको एक बार फिर से समझ लेते हैं शुरुआत से।
कि मैं इसमें कहना क्या चाह रहा हूँ, ठीक है? मान लीजिए आपके पास एक डोमेन कंट्रोलर है ये, इसका कलर भी थोड़ा-सा, ठीक है? ये डोमेन कंट्रोलर है DC01 हमारा, ठीक है? तो इसमें कितने हमारे एफएसएमओ के रोल हो जाएँगे? 5 एफएसएमओ के 5 रोल हो जाएँगे, ठीक है? पहला कौन-सा हो जाए? स्कीमा, दूसरा कौन-सा हो जाएगा? डोमेन नेमिंग, ठीक है? डोमेन नेमिंग, तीसरा कौन-सा हो जाएगा हमारे पास? पीडीसी, चौथा कौन-सा हो जाएगा? आरआईडी, पांचवा कौन सा हो जाएगा? इंफ्रास्ट्रक्चर मास्टर, जिसको हम आईएम भी बोलते हैं, ठीक है? ये 5 रोल होते हैं। एक ये हमारा फर्स्ट डोमेन कंट्रोलर है जिसका नाम है delhi.com, ठीक है? एक हमने नया चाइल्ड डीसी बनाया, सीडीसी, ठीक है? ये हमारा सीडीसी है, इसका नाम है up.delhi.com, ठीक है? तो यहाँ पे कौन कौन से एफएसएमओ के रोल हो जाएंगे हमारे? पीडीसी, आरआईडी और आईएम, ठीक है? आईएम, ये तीन यहाँ पे रहेंगे, मतलब ये दो हमारे फॉरेस्ट के होते हैं और ये तीन हमारे डोमेन के होते हैं, ठीक है? ये चीज आपको, ये तीनों अलग रोल्स हैं, ये तीनों अलग रोल्स हैं, ये अलग है रोल्स, ये अलग रोल्स हैं, ठीक है? ये इस डोमेन के लिए रोल्स हैं, ये इस डोमेन के लिए रोल्स हैं और ये इस डोमेन के लिए रोल्स हैं, याद रखना। अब दोस्तों क्या होता है कि अब हमें इनका प्लेसमेंट करना है। इसमें से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल क्या है? स्कीमा मास्टर हमारा इतना इंपॉर्टेंट रोल होता नहीं है, क्योंकि स्कीमा में जो चेंजेस होते हैं साल भर में एक या दो बार ही होते हैं, ठीक है? डोमेन नेमिंग भी हमारा इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट प्ले करता है नहीं। जब हम कोई डोमेन एडिशन या डोमेन को निकाल रहे हैं, ऐड कर रहे हैं, ठीक है, डोमेन कंट्रोलर को, तब हमारा ये रोल की इंपॉर्टेंस आती है, ठीक है? ये भी बहुत कम यूज होता है। सबसे ज्यादा जो यूज होता है वो पीडीसी होता है पूरे एनवायरनमेंट में, ठीक है? क्योंकि इसकी जो फंक्शनैलिटी है वो आपको मैं पीडीसी के वीडियो में अच्छे से बता चुका हूँ, ठीक है? दूसरा जो रोल इंपॉर्टेंट होता है वो हमारा होता है आरआईडी, ठीक है? आरआईडी की भी बारे में आपको अच्छे से बता चुका हूँ, ठीक है? तीसरा हमारा रोल है आईएम। अगर जैसा कि मैंने बताया, अगर आप एवरी डोमेन के ऊपर जीसी इनेबल कर दोगे तो आईएम का काम खत्म हो जाता है, ठीक है? तो इस रोल को हम हटा देते हैं, इसकी इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंस नहीं है यहाँ पर हमारे इस। अगर हम जीसी सबके ऊपर इनेबल किए, हमने जीसी इस पे भी इनेबल है, जीसी इसके ऊपर भी इनेबल है, ठीक है? तो आईएम का काम खत्म। अब पीडीसी, अब हमें प्लेसमेंट किसके बारे में सोचना है? पीडीसी के बारे में, ठीक है? एससी और डोमेन कंट्रोलर, ये बाय डिफॉल्ट आप पहला जो हमारा डोमेन कंट्रोलर होता है पूरे फॉरेस्ट में उसके ऊपर रहते हैं, ठीक है? उसकी भी इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। पीडीसी वाला रोल हमारे पास किसके पास होना चाहिए? दोस्तों, जो बिल्कुल सेंटर लोकेशन पे हो डोमेन कंट्रोलर, ठीक है? सेंटर लोकेशन पे हो। और दूसरा, ठीक है, उस डीसी के पास होना चाहिए जो सेंट्रल लोकेशन पे हो। और दूसरा क्या हो? जिसकी नेटवर्क कनेक्टिविटी विद दूसरे डोमेन कंट्रोलर के साथ में बहुत अच्छी होनी चाहिए, ठीक है? बहुत अच्छी होनी चाहिए दूसरे डोमेन कंट्रोलर के साथ में, ठीक है? उसके साथ में बहुत अच्छी कनेक्टिविटी होनी चाहिए, तभी ये हमारा पीडीसी अच्छे से काम करेगा, ठीक है? क्योंकि पीडीसी क्या करता है, फाइनल अगर कि कोई भी यूजर यहाँ पर नॉर्मल पासवर्ड, मतलब कोई भी यूजर रॉन्ग पासवर्ड डाल रहा है, तो फाइनल जो कंफर्मेशन है कि उसका पासवर्ड रीसेट हुआ है या वो जो कंफर्मेशन है वो कौन देता है? पीडीसी, ठीक है? तो पीडीसी की जो कनेक्टिविटी है विद अदर डोमेन कंट्रोलर बहुत अच्छी होनी चाहिए। उसी डोमेन कंट्रोलर के पास पीडीसी रोल होना चाहिए हमारा, ठीक है? और दूसरा क्या होता है? पीडीसी हमारा, जैसा कि मैंने आपको टाइम वाले वीडियो में भी बताया था, टाइम सिंक्रोनाइज का भी काम करता है, ठीक है? सबको टाइम देता है पूरे के पूरे एनवायरनमेंट में, तो इसलिए भी इसको सेंटर पे होना चाहिए। दूसरा क्या है, अगर ये सेंटर में है तो इसका मतलब ये अच्छे डेटा सेंटर के अंदर होना चाहिए पीडीसी रोल, ठीक है? सेम फॉर दी आरआईडी। आरआईडी, अगर हमारे पास आरआईडी पूल, अगर आरआईडी रोल डाउन हो गया और पूल्स खत्म हो गया आरआईडीज के पूल, ठीक है, तो हम कोई भी नया यूजर, कोई भी नया ऑब्जेक्ट, सिक्योरिटी ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते, ठीक है? तो आरआईडी मास्टर भी यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो पीडीसी का प्लेसमेंट बहुत ही जरूरी है। आपको
उस पे फोकस करना, आरआईडी का भी उस पे फोकस करना। एक छोटे एनवायरनमेंट में इतनी प्रॉब्लम नहीं आती है, बड़े एनवायरनमेंट में बहुत सारी चीजें हमें देखनी पड़ती हैं, क्योंकि हमें वहां पर मल्टीपल डोमेन्स हैं। ठीक है, मल्टीपल डोमेन्स हैं, मल्टीपल फॉरेस्ट हैं, मल्टीपल ऑथेंटिकेशन, मल्टीपल ट्रस्ट, बहुत सारी चीजें चल रही होती हैं। तो हमें वहां पर प्लेसमेंट बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ठीक है, तो आपको पीडीसी किस लिए, पीडीसी का सबसे पहले ये हमें समझना है कि पीडीसी का काम क्या है। ठीक है भाई, बहुत इंपॉर्टेंट काम है पीडीसी के पास। ठीक है, ऑथेंटिकेशन को फाइनलाइज करता है, टाइम को सिंक्रोनाइज करता है। ठीक है, और ग्रुप पॉलिसी में जो मेन अपडेट पार्ट प्ले करता है। तो ये चार पांच फंक्शनैलिटीज हैं, इसलिए पीडीसी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है रोल। तो पीडीसी को आपको फोकस करना है, और साथ में पीडीसी की जो हार्डवेयर रिक्वायरमेंट है वो भी फुलफिल होनी चाहिए। ठीक है, हार्डवेयर रिक्वायरमेंट जरूर फुलफिल होनी चाहिए। अगर हार्डवेयर रिक्वायरमेंट फुलफिल नहीं है डोमेन कंट्रोलर के पर्सपेक्टिव से, तब भी एक लैक आ सकता है। ठीक है, भी जा सकता है। मतलब आपने यहाँ पर तो 100 GB की स्पीड है, ठीक है, कनेक्टिविटी 100 GB की है, बट आपने यहाँ पर जो एनआईसी इस डोमेन कंट्रोलर पे जो निक कार्ड लगा है वो लगा दिया है एमबी में। ठीक है, तो ये भी एक प्रॉब्लम आ सकती है। तो इसलिए हार्डवेयर रिक्वायरमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। ठीक है, एक डोमेन कंट्रोलर के लिए। ठीक है, अब दोस्तों हम आते हैं नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर, कैपेसिटी। तो ये इस वीडियो में हमने सारे पॉइंट्स को कवर कर लिया है। ठीक है, तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपके कोई भी क्वेश्चंस हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं। मैं कोशिश करूंगा, एक दो दिन मेरे पास है, अगर कोशिश करूंगा कि मैं एक दो वीडियो और बना सकूं, आपको दे सकूं। ठीक है, मेरे जाने से पहले टूर पे, तो मैं आपको वो दे के जाऊंगा। ठीक है, तो अगर आपके कोई भी क्वेश्चंस हैं, मैं ऑनलाइन अवेलेबल रहूंगा। अगर आपके कोई भी क्वेश्चंस हैं, आप प्लीज कृपया कमेंट बॉक्स में डालें, मैं जरूर रिप्लाई करूंगा। थैंक यू।